हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का मतलब है कि कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स की पोटेंशियल भी बने। तो इसी बैलेंस को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अच्छा विकल्प माने जाते हैं और ये फंड आते हैं हाइब्रिड कैटेगरी में, जिसमें एक से ज्यादा एसेट में एलोकेशन करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाता है, जिससे एक अच्छा बैलेंस बन सके। तो यहाँ पर इक्विटी के साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है और कभी कभी कमोडिटीज को भी ऐड किया जाता है, तो जिससे पोर्टफोलियो का एक तो ओवरऑल रिस्क कम होता है और दूसरी तरफ इसमें एक अच्छी स्टेबिलिटी भी बनती है। और ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, इनमें डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब फंड मैनेजर्स को इक्विटी में रिस्क दिखाई दे कि मार्केट काफी हायर वैल्यूएशन पे है और इसमें डाउनसाइड जाने का रिस्क दिखाई दे रहा है, उस समय इक्विटी पोर्शन में एलोकेशन को कम करके डेट पोर्शन में एलोकेशन को बढ़ा दिया जाता है। और जब इक्विटी उन्हें अट्रैक्टिव लगती है, स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन काफी सस्ते दिखाई देते हैं, तो उस समय डेट में एलोकेशन को कम करके इक्विटी में एलोकेशन को बढ़ाया जाता है, जिससे मार्केट में आने वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया जा सके। तो इस प्रकार से फंड मैनेजर्स द्वारा पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम जिस म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, इसका नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि अपने रिटर्न्स को लेकर पिछले सालों में काफी चर्चा में भी रहा है। और वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज की बात करें, वो हो चुका है 1,01,773 करोड़ का। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा AUM दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आती है NAV, जिसका प्राइस है 554 रुपए का। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को NAV बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 1994 में। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात करने जा रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 7 महीने इसको हो चुके हैं और इस समय इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए सालाना हमसे जो फीस ली जाती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड हमें किसी भी प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है। अगर 1 साल के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का 15% से ज्यादा निकाला जाता है। हाँ, अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स को। और यहाँ पर 2 तरीकों से निवेश किया जा सकता है। अगर किसी को मंथली SIP करनी है, वो सिर्फ 500 रुपए से शुरू हो जाती है। और अगर लमसम इन्वेस्ट करना है, एक बार में पैसा लगाना है, तो कम से कम 1000 से शुरू किया जा सकता है। और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं, उन पर भी नजर दौड़ाना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम 6 महीनों का डाटा देखते हैं तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने 8.05% के रिटर्न बना के दिए और वहीं इस कैटेगरी के रिटर्न है 7.71% के। और यहाँ पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 3% के और कैटेगरी ने 4.5% के रिटर्न बना के दिए हैं। और पिछले 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज हमें दिखाई दे रही है 19.39% की और जो कैटेगरी एवरेज है वो 12.94% की है। तो 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड की काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अगर हम 5 सालों के एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं तो ये निकल के आते हैं 23.78% के और कैटेगरी के 14.40% के। और पिछले 7 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 16.11% के और कैटेगरी ने 11.33% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और यहाँ पर अगर हम 10 सालों के लंबे टाइम पीरियड में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 14.85% के और कैटेगरी ने 10.75% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात तो सीधा सीधा समझ आ रही है कि इस म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी काफी बेहतर परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। लेकिन जब से ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुई है, तब से लेकर अगर हम अब तक का रिकॉर्ड देखते हैं तो 1994 से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 18.23% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंड मैनेजर्स की, जो इस म्यूचुअल फंड को सालों से मैनेज करते आ रहे हैं। तो जिनमें सबसे पहले नाम आता है गोपाल अग्रवाल जी का, जो कि 14 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और उनके द्वारा तकरीबन 1.5 लाख के AUM को मैनेज किया जाता है। और इसके बाद है मिस्टर श्रीनिवासन, जो कि AUM मैनेज करते हैं 1,56,000 करोड़ का और उनके पास 11 सालों का एक्सपीरियंस है। और आगे आते हैं अरुण अग्रवाल जी, जो कि 1,84,000 का AUM मैनेज करते आ रहे हैं इस कंपनी में और उनके पास एक्सपीरियंस है तकरीबन 9 सालों का। और लास्ट में नाम आता है नंदिता मैनीज का, जो कि 1,84,000 करोड़ का फंड मैनेज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर देखने को मिल रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं।
और अगर एसेट एलोकेशन की बात करी जाए तो इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी में निवेश किया गया है 60% का, यानी स्टॉक मार्केट में 60% लगाया गया है। और इसके बाद आता है डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कारपोरेट बॉन्ड्स शामिल होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स शामिल होते हैं और जो फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर कैश में इनके पास 10% अवेलेबल है, जिसको जो आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर रियल एस्टेट में भी एलोकेशन करी गई है तकरीबन 1.5% की। और अगर हम इक्विटी में मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन को देखें तो ज्यादातर एलोकेशन यहाँ लार्ज कैप कंपनीज में करी गई है 49% की। और इसके बाद आता है मिड कैप कैटेगरी 5% और स्मॉल कैप कैटेगरी में तकरीबन 6% का निवेश किया गया है। तो पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन को रखा गया है। और निवेशकों द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो कौन कौन से सेक्टर्स में लगाते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इक्विटी में बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा निवेश किया गया है 32% का। इसके बाद बारी आती है टेक्नोलॉजी सेक्टर की और इसके बाद है एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल, हेल्थ केयर और यहाँ पर है कंज्यूमर स्टेपल और रियल एस्टेट में भी इन्होंने निवेश कर रखा है। और अगर हम डेट सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो बॉन्ड्स में भी इन्होंने फाइनेंशियल बॉन्ड्स में 55%, सॉवरेन में 31%, कंस्ट्रक्शन में 7.6, कैपिटल गुड्स में 1.5 और आगे एनर्जी, सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को भी कवर किया गया है। तो यहाँ पर सेक्टर वाइज तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रही है, जिससे रिस्क को काफी कम किया जा सकता है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज में सबसे पहले नाम शामिल है HDFC बैंक का 5.5%, ICICI बैंक 4%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3%, भारती एयरटेल 3%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.74, इन्फोसिस 2.73 और लार्सन एंड टुब्रो में 2.35% की एलोकेशन रखी गई है। और यहाँ पर NTPC लिमिटेड में 2.25, एक्सिस बैंक में 2.08 और कोल इंडिया में भी 1.94% की एलोकेशन की गई है। और दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड का पोर्टफोलियो पोजीशन किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉप 5 स्टॉक्स में इन्होंने 19.33% की एलोकेशन कर रखी है और जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं उनमें 44% की एलोकेशन की गई है। तो यहाँ पर हमें एलोकेशन तो सही दिखाई दे रही है। और इसके बाद अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं कि एक साल में फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को कितना ज्यादा चेंज कर देता है रीबैलेंसिंग करके, तो यहाँ पर हमें ठीक ठाक टर्नओवर रेशियो दिखाई दे रही है, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाती है। और अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 18.96 की और जो कैटेगरी एवरेज है वो निकल के आती है 24.44 की। तो यहाँ पर हमें जी म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफी ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और आगे हम रुक कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की ओर, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फा रेशियो का कि इसने अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 6.94 का और कैटेगरी का अल्फा है 3.60 का। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया। और इसके बाद आती है बीटा रेशो, जो कि मार्केट सेंसिटिविटी को दर्शाती है। मार्केट में जब भी गिरावट आए तो जो म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा गिरता है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। तो यहाँ पर अगर रेशो 1 से ज्यादा हो तो उसको वेरी हाई वोलेटाइल माना जाता है और अगर 1 से कम हो तो जो म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल माने जाते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का बीटा रेशो है 0.87 का और कैटेगरी का 0.77 का। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी थोड़ी हाई दिखाई दे रही है। इसके बाद आती है शार्पी रेशो के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितने हैं। तो नंबर जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क की मात्रा कम होगी। तो इस म्यूचुअल फंड की शार्पी रेशो है 1.63 की और कैटेगरी की 0.69 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड कम रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट करने पर फोकस कर रहा है। और दोस्तों अभी हम काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं कि पिछले 5 सालों की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने पीयर्स के मुकाबले किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 5 साल का चार्ट अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को HSBC के बैलेंस एडवांटेज फंड ने 5 सालों में कर दिया है तकरीबन 17 लाख। और वहीं अगर हम टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करते हैं, इसने 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को कर दिया है तकरीबन 20 लाख। और अगर हम बात करते हैं DSP डायनामिक एसेट एलोकेशन की, तो इसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को कर दिया है 18 लाख। और आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड की, इसने पिछले 5 सालों में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 29 लाख तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर हमें जी म्यूचुअल फंड अपने पीयर्स के मुकाबले काफी बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 5 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न को कंपेयर करके देखते हैं तो जो निकल के आते हैं HSBC बैलेंस एडवांटेज फंड के 11.7% और टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड के 14.2, DSP डायनामिक
डायनेमिक एसेट एलोकेशन के 12.1 और HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड के 5 साल के एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल के आते हैं 23.6% के। तो यहाँ पर 5 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न इस म्यूचुअल फंड की काफी बेहतर हैं। और इसके बाद अगर हम इस म्यूचुअल फंड को मार्केट की गिरावट के दौरान देखें, जैसे सितंबर 2024 में मार्केट में गिरावट शुरू हुई और ये फरवरी 2025 तक चली, तो इस टाइम के दौरान इस म्यूचुअल फंड में हमें सिर्फ 9.5% की ही गिरावट देखने को मिली। तो जो दूसरे म्यूचुअल फंड है उनमें 15-20% तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में 9.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड में एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है जो दूसरे फंड्स के मुकाबले कम गिरता है। और दोस्तों अभी हम इस म्यूचुअल फंड की विशेषताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखें तो पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों के टाइम पीरियड में इसने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया। और वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी बेहतर तरीके से बीट कर दिया है, हायर अल्फा जनरेट करके। और नंबर 3 पे देखें तो यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है। तो सालाना दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इसको मैनेज करने के लिए हमें कम फीस देनी पड़ती है। और इसके अलावा डेट कैटेगरी में जो बॉन्ड्स में निवेश करते हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, AAA रेटिंग वाले। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है रिस्क को कम करने के लिए। और दोस्तों अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो इसमें अगर आपको निवेश करने का विचार बनाना है तो आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए और कम से कम 5 से लेकर 10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अच्छी क्वालिटी के डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड की तलाश कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये म्यूचुअल फंड सूटेबल रह सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।